बीए द्वितीय वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी तर्कशास्त्र विषय में फैलेसीज का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कुछ कक्षाओं में हमने फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी यानी कि संदिग्धार्थकता के तर्क दोषों पर चर्चा सुचारू रखी हुई है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे स्वराघात से उत्पन्न होने वाले तर्क दोष या स्वराघात से तर्क दोष उत्पन्न होने की या दोष उत्पन्न होने की संभावना का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको रोको मत जाने दो जैसा एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुविख्यात उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको इस फैलेसी की व्याख्या करने की चेष्टा की थी। आपकी पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक में एक और बहुत ही क्लियर उदाहरण इस फैलेसी का दिया हुआ है। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अवर फ्रेंड्स। हमें अपने मित्रों के विषय में या हमें अपने मित्रों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों के विषय में बुरा नहीं कहना चाहिए या हमें अपने मित्रों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब आप इसको स्वर को यदि एम्फेसिस को आप बदलेंगे, एक्सेंट को बदलेंगे, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अवर फ्रेंड्स। हमें अपने मित्रों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरे करें तो कोई बुराई नहीं है। या फिर हमें अपने मित्रों की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों की बुराई करें, आप जो लोग दूसरों के मित्र हैं उनकी बुराई करें, तो अगर यदि आप अपने पर एम्फेसिस देंगे तो अर्थ कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अवर friends. We may continue to think ill of our friends, but we must not speak ill of our friends. हमें मित्रों के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि हम speak शब्द पर emphasis देंगे तो we should not speak ill of our friends. हमें अपने मित्रों के विषय में बुरा नहीं कहना चाहिए। आप कुछ भी कहें उनके विषय में, लेकिन आपको बुरा नहीं कहना चाहिए। या फिर वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अवर फ्रेंड्स। हमें केवल अपने मित्रों के विषय में बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे वाक्य में किसी वाक्यांश पर या किसी शब्द पर अत्यधिक बल देने से, आघात करने से वाक्यार्थ बदल जाता है। इतनी बात करने के बाद में हम अगले तर्क दोष पर जाएंगे। आज हम बात करते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या संहित दोष की। ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या संहित दोष क्या है? ऐसे एट्रीब्यूट्स को या ऐसे लक्षणों को जो कि किसी एक विशेष अंग का लक्षण होता है, संपूर्ण संरचना पर यदि लागू करेंगे तो संहित दोष उत्पन्न हो जाएगा। फैलेसी ऑफ अप्लाइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्ट्स टू द होल इटसेल्फ। किसी अंश के गुणों को या लक्षणों को पूर्ण पर लागू करने से संहित तर्क दोष की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है? सिंस एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन इज लाइट इन वेट। मान लीजिए किसी मशीन की बात हो रही है और वो मशीन यदि आपने देखी हो, घरों में बहुत प्रचलित है कि मान लीजिए आप घर के अंदर एक मिक्सर जूसर है या एक सॉइंग मशीन है जिसको हम सिलाई की मशीन कहते हैं, जो हाथ से भी चलाते हैं। तो उसमें उसके विषय में कहा जाए कि क्योंकि इस मशीन का हर पुर्जा वजन में हल्का है, अतः पूरी मशीन हल्की होनी चाहिए। देखिए, यदि आप किसी पुर्जे की बात करेंगे तो वो पुर्जा हल्का हो सकता है, लेकिन हल्के हल्के पुर्जों से मिलकर के चीज जो संपूर्ण चीज बनेगी वो भारी चीज हो सकती है। तो हमने क्या किया कि उस पुर्जे का लक्षण या ऐसे प्रत्येक पुर्जे का लक्षण जो कि वजन में हल्का है, लक्षण क्या है कि वो हल्का है, लेकिन उनसे मिलने वाली जो संपूर्ण चीज है, एक होल है। मान लीजिए कि कोई मेज है जो बहुत सारे आजकल ऐसी आती है ना डिटैचेबल टाइप की टेबल्स या बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, वो प्रत्येक पार्ट अपने आप में हल्का होता है। उसकी वजह भी होती है, उसको कैरी करने में आसानी होती है, वो हल्का होता है, उसको उठाने में आसानी होती है। लेकिन जब आप उसको जोड़ करके चीज बनाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार की कोई मेज है, आपने उसके बहुत सारे भागों को जोड़ करके, जो डिसमेंटल्ड अवस्था में थे उनको जोड़ जोड़ करके आपने मेज का निर्माण किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मेज स्वतः संपूर्ण मेज भी अपने आप में हल्की ही हो।
तो हमने क्या किया, जो एक अंश का, एक पुर्जे का लक्षण था, वो संपूर्ण पर लगाने के बाद में एक फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का निर्माण कर दिया। हमें ऐसी फैलेसी से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसका एक दूसरा रूप भी होता है, और वो दूसरा रूप क्या है? दिस इज द फैलेसी बेस्ड अपॉन कंफ्यूजन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कलेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिवली चीज लागू होनी चाहिए उसको कलेक्टिवली लागू कर दें, ऐसी स्थिति में भी यह तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण क्या है? लोकोमोटिव इंजन्स कंज्यूम मोर फ्यूल देन ऑटोमोबाइल्स। लोकोमोटिव इंजन यानी जो रेलवे के इंजन हैं, हम सबने देखे ना, डीजल इंजन से ट्रेन चलती है, तो लोकोमोटिव इंजन कंज्यूम मोर फ्यूल देन ऑटोमोबाइल्स। ट्रकों से, बसों से, कारों से, ट्रैक्टरों से ज्यादा तेल खर्च करते हैं रेलवे के इंजन। अतः रेलवे इंजन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तुलना में अधिक तेल कंज्यूम कर डालते हैं। प्राइमा फेसाई शुरू में सुनते हैं तो एकदम से ये लगता है कि हाँ, बात ठीक है, यदि लोकोमोटिव इंजन ज्यादा तेल पीते हैं, ज्यादा तेल खर्च करते हैं, जिसको तेल पीना कहते हैं आमतौर पर सामान्य भाषा में, तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि रेलवेज जो है वो रोडवेज से ज्यादा तेल कंज्यूम करता है। लेकिन यह बात सही नहीं है। क्यों से यह बात सही नहीं है? क्योंकि मान लीजिए रेलवे इंजन्स की तादाद तो 1000 है, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या 1 लाख है। यह मान लिया कि 1000 जो व्हीकल्स हैं वो किसी भी 1000 ऑटोमोबाइल से ज्यादा तेल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सामूहिक रूप से वो क्या करेंगे, जितना तेल कंज्यूम करेंगे रेलवे के इंजन, उससे कहीं ज्यादा तेल कंज्यूम करेगी रोडवेज। तो यह कह देना कि क्योंकि एक इंजन एक गाड़ी से ज्यादा, एक सड़क की गाड़ी से ज्यादा तेल पीता है, अतः संपूर्ण इंजन मिलाकर के संपूर्ण सड़क की गाड़ियों से ज्यादा तेल पीते होंगे, त्रुटिवश या त्रुटिकारक हो सकता है। हमें इस प्रकार के तर्क दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए। संहित दोष के हम 2 प्रकार देख सकते हैं। दिस इज द फैलेसी ऑफ अप्लाइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्ट्स टू द होल इटसेल्फ सिंस एवरी पार्ट ऑफ मशीन। मैंने आपको जैसा बताया, ये उदाहरण आपको मैंने दिया कि मशीन का यदि हर पुर्जा हल्का है तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मशीन, पूरा का पूरा उपकरण, भले ही उसके पुर्जे हल्के हों, वो उपकरण भी हल्का हो। और फैलेसी बेस्ड अपॉन कंफ्यूजन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कलेक्टिव, जैसा मैंने आपको अभी रेलवे वाला उदाहरण दिया। संहित दोष के जैसा, लेकिन इससे चरित्र में बिल्कुल विपरीत दूसरा तर्क दोष है, जिसको हम फैलेसी ऑफ डिवीजन या विग्रह दोष कहते हैं। विग्रह दोष भी संहित दोष की तरह से 2 रूप ले सकता है। पहला है फैलेसी ऑफ अप्लाइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ होल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहले हम क्या कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एट्रीब्यूट्स को होल पर लगा रहे थे, अंशों के जो गुण थे या लक्षण थे उसको संपूर्ण पर लागू कर रहे थे। अब हम दूसरे तरीके से त्रुटि किस तरीके से कर सकते हैं या तर्क में दोष किस तरीके से उत्पन्न हो सकता है, जो संपूर्ण के लक्षण हैं उसको प्रत्येक अंश पर लागू करके हम ऐसा दोष उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे, सिंस इंडियन क्रिकेट टीम इज द टॉप सीडेड टीम इन द वर्ल्ड। खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम संपूर्ण विश्व की श्रेष्ठतम टीम है, अतः भारतीय क्रिकेट टीम का प्रत्येक खिलाड़ी विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं? टीम का श्रेष्ठ होना खिलाड़ी से श्रेष्ठ होने से भिन्न प्रकार की बात है। समस्त खिलाड़ी श्रेष्ठ खिलाड़ी हो भी सकते हैं, लेकिन नहीं होते हुए भी टीम के श्रेष्ठ हो जाने में कोई तार्किक अड़चन नहीं है। तो जो सत्य पूरे संपूर्ण पर लागू होता है, आवश्यक नहीं है कि उस संपूर्ण के अंशों पर भी वह सत्य यूं का यूं लागू होता हो। दूसरा रूप क्या है इसका? फैलेसी ऑफ अप्लाइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स देमसेल्व्स। तत्वों के समूह के लक्षण को प्रत्येक
तत्व पर लागू करने का दोष। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट्स स्टडी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ। एक महाविद्यालय में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी होता है, कॉमर्स फैकल्टी भी होती है, साइंस फैकल्टी भी होती है, आर्ट्स भी होती है, लॉ भी होता है। आपने देखा कॉलेजेस में, अलवर के कॉलेज में भी मान लीजिए कि लॉ कॉलेज भी शामिल है, या फिर जो 10 सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं, या जमवा रामगढ़ में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों चीज़ें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। और ये कहा जाए, मान लीजिए महाविद्यालय के बाहर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछे कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के पास कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं, तो कॉलेज के अंदर का व्यवस्था का या अध्यापन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा कि कॉलेज के विद्यार्थी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ पढ़ते हैं। और सुनने वाला यदि त्रुटिवश यह निष्कर्ष निकाल ले कि प्रत्येक व्यक्ति साइंस भी पढ़ता है, कॉमर्स भी पढ़ता है, लॉ भी पढ़ता है और आर्ट्स भी पढ़ता है, तो यह एक त्रुटि हो जाएगी, यहां एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। कॉलेज में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ पढ़ाई जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक विद्यार्थी, कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी यह चारों ही चीजें पढ़ता है, नहीं। कॉलेज में ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं, विद्यार्थी अपने चयन के हिसाब से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या लॉ पढ़ते हैं, और आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अपने चयन के या उपलब्ध अनेक में से केवल 3 विषय पढ़ते हैं। हम विद्यार्थी होने के नाते, कॉलेज से जुड़े हुए होने के नाते इस उदाहरण के माध्यम से इस तर्क दोष को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज की कक्षा में इन 2 तर्क दोषों के विषय में बात करना पर्याप्त है। आने वाली कक्षा में मैं आपसे फिर और जो शेष संदिग्धार्थकता के तर्क दोषों के प्रकार बचे हैं उन पर चर्चा करूंगा। अपना अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। कोई समस्या हो तो मुझसे संवाद अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।